हेलो एवरीवन। बेटा अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं टारगेट नीट सेमी मेजर टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन। ओके, बॉटनी सॉल्यूशन। तो आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ बेटा, आइडेंटिफाई द बायोम दैट इज नॉट डायरेक्टली मैच्ड विद देयर फिजिकल पैरामीटर्स। कुछ बायोम्स के बारे में, उसके फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में दिया हुआ है। आपको ध्यान हो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है उस चैप्टर के अंदर आपको एक बायोम का पूरा कर्व दिया हुआ है। अब उस कर्व से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हमें दिए गए हैं देखते हैं हम। फर्स्ट हमें दिया गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसका एनुअल टेम्परेचर जो है वो -20, नो दैट इज 20 to 25, और एनुअल जो रेनफॉल है वो दिया हुआ है आपको 330 से 400। बेटा आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब जो गलत है उसके बारे में सेलेक्ट करना है। तो ये जो 20 से 25 बेटा जो टेम्परेचर दिया गया है ये काफी बढ़िया टेम्परेचर होता है, इस पे वेजिटेशन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये पूरा स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट आपको दिया गया बायोम टुंड्रा। बायोम टुंड्रा जो पोलर जोन पे है, बेटा टेम्परेचर क्या रहेगा इसका -12 से 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। सही है। प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पे बहुत कम होती है, तो ये भी सही है। बेटा कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट जो है, कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट, इसके अंदर आपने बोला कि टेम्परेचर जो है वो -5 to 5 है। बेटा ये गलत हो जाएगा, ये 0 से 25 के बीच में होता है। अगर आपको ध्यान में हो तो 0 से 25, और प्रेसिपिटेशन भी 200 तक नहीं होता, उससे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बायोम टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट के अंदर जो यहां पर बात की गई है वो टेम्परेट डेसिडुअस की है, -8 से 22। तो ये भी सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 102। इकोलॉजिकली मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर कौन सा है? बेटा सबसे मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर है टेम्परेचर, और सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? वाटर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। अनफेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले तो हाईलाइट पॉइंट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स लेक में, पॉन्ड में सस्पेंड कंडीशन में रहते हैं। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? डायापॉज। डायापॉज का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट पर पॉज का बटन लग गया, यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर पॉज का बटन लग गया, दैट इज डायापॉज। डायापॉज कंडीशन, डी कंडीशन आ जाएगी, राइट। 104। 104। 104 में आप ध्यान देना बेटा, एज पिरामिड को क्या रिप्रेजेंट करता है? अब मेरी बात सुनो, इस एज पिरामिड के अंदर आपको क्या मिल रहा है? सबसे नीचे वाला जो टायर है और सबसे ऊपर वाला जो टायर है, ऊपर वाला टायर बहुत ही क्या है? छोटा है। नीचे वाला बहुत ही क्या है बेटा? ब्रॉड है। तो ऐसी कंडीशन में अगर फिर आप बीच वाले को देखोगे, बीच वाला जो लगभग क्या देख शो कर रहा है, इस तरीके से सिमिलैरिटी शो कर रहा है। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर कंडीशन है स्टेबल पॉपुलेशन वाली। देखो अगर ट्रायंगल शेप का बनता है तो क्या कंडीशन होती है बेटा? एक्सपेंडिंग। अगर बेटा अगर अपन शेप इस टाइप से मानते हैं, ये जो अपन शेप मानते हैं बेटा, दिस इज स्टेबल पॉपुलेशन। ये बेल शेप कंडीशन है, दिस इज बेल शेप कंडीशन। बेल शेप कंडीशन घंटाकार स्थिति है। अगर बेटा अपन अर्न शेप मानते हैं तो डिक्लाइन पॉपुलेशन भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 105। अगर टू गेट पॉलिनेटेड बाय अ बी, ठीक है, बी से पॉलिनेटेड होना है, तो फिर मेडिटेरियन जो ऑर्किड है यानी कि ओफायरिस, वो क्या करता है? बेटा ओफायरिस क्या करता है? अपने सेपल्स को फीमेल इंसेक्ट की तरह कर लेता है। वो अपने सेपल्स को फीमेल इंसेक्ट की तरह कर लेता है ताकि मेल इंसेक्ट उसको एज ए फीमेल मानते हुए उसकी तरफ आ जाए। इसको लैंगिक कपट या सेक्सुअल डिसीट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर आंसर सेकंड करने का सोचते हैं। बेटा आंसर सेकंड सूडो कॉपुलेशन। अगर मान लो क्वेश्चन में ये कहा गया होता कि वो फ्लावर जो चेंज कर रहा है वो फ्लावर का चेंज क्या है, वो फ्लावर का चेंज क्या है, ये पूछा होता तो सूडो कॉपुलेशन करते। लेकिन यहां पूछा है कि फिनोमिनो क्या है, तो फिनोमिनो सेक्सुअल डिसीट है। ठीक बात है। 106। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्रीडेटर का फंक्शन नहीं है? नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रीडेटर।
प्रीडेटर क्या करता है बेटा, एनर्जी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, सही है। प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, ये भी सही है। इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करके रखता है बेटा, बात तो ये भी सही है। डिक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी, बेटा ये स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ाता है। अगर आपने एक एग्जांपल सुना हो पायस्टर मछली वाला, पायस्टर स्टारफिश ने क्या किया था, अपने एरिया की 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज को ध्यान में रख रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट 107, वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे एनिमल्स जो हैं वो बहुत रेयरली पोलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। रीजन क्या है बेटा, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो मैं कोई छोटा एनिमल बना दूं, श्यू बना दूं, या कोई भी इस टाइप से मैंने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, सपोज मैंने श्यू बना दिया, कुछ भी बना दिया। अब ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें कान, हाथ, पैर, पूंछ, ये सब तो होता ही है। ये सारे के सारे सरफेस एरिया बढ़ाने वाले। बेटा ये खुद छोटे से, इनका वॉल्यूम क्या होगा, वेरी स्मॉल। इनका पास स्मॉल वॉल्यूम होगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाने वाले सोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे। मतलब इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चे, एनर्जी लॉस ज्यादा, स्टोरेज कम। क्वेश्चन नंबर 108, आपको कुछ इंटरेक्शंस के नाम दिए हुए, आपसे पूछा गया कौन सी इंटरेक्शन के लिए क्या फीचर सेलेक्ट होगा। कमेंसलिज्म, बेटा कमेंसलिज्म पॉजिटिव 0 है, पैरासिटिज्म नेगेटिव नेगेटिव, म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव नेगेटिव, अमेंसलिज्म नेगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले आपने बात की कमेंसलिज्म, वन तो बेनिफिटेड अदर अनअफेक्टेड, यानी कि फर्स्ट का सेकंड होगा बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। पैरासिटिज्म, एक को बेनिफिट होता है बच्चा, नेगेटिव ने, वो तो कंपटीशन होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव है, बोथ बेनिफिटेड। और अमेंसलिज्म एक इनहिबिशन एक अनअफेक्टेड, यानी आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर 3। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 109, एक फ्लो चार्ट आपको दिया गया, आपसे कहा गया है कि एक पॉपुलेशन एक गिवन एरिया में रह रही है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 4 तरीके से फ्लक्चुएशन आती है। वो फ्लक्चुएशन कौन सी है, एक फ्लक्चुएशन तो बढ़ा रही है पॉपुलेशन को, एक कम कर रही है। बेटा बर्थ रेट ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। आसपास के एरिया से कोई अगर आ जाता है तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अगर वहां डेथ रेट ज्यादा हुई, अगर वहां से कोई गया तो वो चीज कमी लेके आएगी। तो यानी पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नेटिलिटी और इमाइग्रेशन, नेगेटिव में मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन। 4 110, आपसे पूछा गया ये 1 2 3 क्या है, आप तो एग्जांपल भी बता सकते हो। बच्चे जो लगातार लाइन जा रही है, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, दैट इज कन्फॉर्मर। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज रेगुलेटर, और रिमेनिंग जो बची है वो पार्शियली रेगुलेटर पार्शियली कन्फॉर्मर। आंसर हो जाएगा बेटा इसके अंदर 4। क्वेश्चन नंबर 111, एक ट्रॉफिक लेवल पर, कंज्यूमर के ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी को एसिमुलेट करने का, देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जीपीपी होता है। जीपीपी में से आप रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दो तो नेट प्रोडक्टिविटी बचता है। नेट प्रोडक्टिविटी में से अगर आप ओवरऑल की बात करें तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसमें से आप हर्बीवोर का रेस्पिरेशन निकाल दोगे तो नेट हर्बीवोर प्रोडक्टिविटी, यानी आपको कंज्यूमर लेवल पर बात की गई है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन 112, ठीक बात है, आपसे पूछा गया है कि जो पर्टिकुलर फॉस्फोरस है उसका मेजर रिजर्वॉयर कौन है। बेटा एक बात सुनो, आपने 2 टाइप की साइकिल पढ़ी है, एक गैसियस एक सेडिमेंट्री। फॉस्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल है, और सेडिमेंट्री साइकिल के लिए रिजर्वॉयर पूल क्या होता है, सॉइल एंड रॉक्स।
कुछ पिरामिड आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड, अच्छा आपसे पूछा है कौन सा ऐसा पिरामिड जो कभी भी उल्टा नहीं होता। बेटा एनर्जी का हमेशा 10% लॉस होता है, मतलब अगर जो भी यहाँ पे एनर्जी है उसका 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक, उसका 10, उसका 10, यानी ये जो है ये हमेशा क्या रहेगा, अपराइट। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट। 114, प्लांट कितने परसेंट सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करता है, 1 to 5%, जबकि अदर जो है वो प्लांट से कितना ले पाते हैं, अप टू 10%। फर्स्ट हो जाएगा बेटा इसमें। 115, आपको बेटा स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना वही क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट और सेकंड सही है, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल अभी देख लेते हैं बेटा अपन। सबसे पहले एनपीपी जो पूरे के पूरे बायोस्फीयर की है, ये 170 बिलियन टन है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। मेजॉरिटी जो है ना इसकी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओशियन, बेटा ये गलत बात है, ओशियन से तो ओनली हमें क्या मिलता है, ओशियन से बच्चा हमें ओनली मिलता है 55 बिलियन टन। रिमेनिंग जितना भी 115 है वो सारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से आता है। आपने इसका रीजन भी पढ़ रखा है कि एक पहली बात तो हम प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, दूसरी खास बात हम यहाँ यूनिट एरिया के हिसाब से निकाल रहे हैं। आंसर इसमें हो जाना चाहिए थर्ड। 116, आपसे पूछा गया बेयर रॉक पे कॉलोनी कैसे बनेगी। बेटा बेयर रॉक पे सबसे पहले तो कौन आएंगे, लाइकेन। लाइकेन के जाने के बाद बेटा यहाँ पे आएगा मॉस, मॉस के बाद आएगा बेटा हर्ब, श्रब, और उसके बाद फिर एनुअल, एनुअल प्लांट पहले ही आ गए, हर्ब भी हो गए, फिर ट्रीज आ जाएंगे, राइट। तो इसके अंदर पहली कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी कौन सी हो गई, बी, लाइकेन। 117, बेटा आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, पहली बात तो देखते ही लिख लो, दिस फ्लो चार्ट बिलोंग टू फॉस्फोरस साइकिल। इतनी बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है कि अब आप डायग्राम को देख के बता सकते हो। अब बेटा इसके अंदर आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो डेट्राइटस में बदलता है, डिकम्पोजिशन होता है, वेदरिंग होती है, अल्टीमेटली जो फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बनते हैं। आपसे पूछा गया है डिकम्पोजिशन के सही स्टेप क्या है। बेटा एक ट्रिक ध्यान से सुनना, एक विदेशी बिल्ली है, हमारी देशी बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊ म्याऊ, ये फॉरेनर कैट है और ये बोलती है यूमी यूमी। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, और ये कंप्लीट जो सीक्वेंस है वो हमें कहां देखने को मिलेगी बच्चे, हाँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 118, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, डी। 119, 119, आपको बायोमास का अमाउंट पर यूनिट एरिया के हिसाब से दिया हुआ है, आपको बायोमास का अमाउंट पर यूनिट एरिया के हिसाब से दिया हुआ है प्राइमरी प्रोडक्शन के दौरान। यानी आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शंस देखे जाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले ये जो हमें बताया गया है कि गिवन टाइम पीरियड में हम ये जो भी सारा कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, इसे बॉब गैलोरीमीटर से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा मैंने बताया भाई इसके अंदर यूनिट क्या लगेगी बच्चा, इसके अंदर यूनिट ग्रोथ की भी लग सकती है, इसके अंदर यूनिट जो है वो एनर्जी की भी लग सकती है, बोथ ग्रोथ एंड एनर्जी। आंसर हो जाएगा फोर्थ। 120, सी के बायोमास का पिरामिड। देखो बेटा सी में फाइटोप्लैंक्टॉन्स बाहर में बहुत ही कम होंगे, उनसे ऊपर जू प्लैंक्टॉन्स, वो इन्हीं को खाएंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उनको खाने वाले जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, सेक
बायोमास सी का जर्नली कैसा मिलेगा? हमें मिलेगा बच्चा इन्वर्टेड। ठीक है, जर्नली पूछा है, जर्नली। आपसे पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुडे। बेटा अपन ने एक ट्रिक याद की थी, हो एसी। एसी के लिए अपन चिल्ला रहे हैं हो करके। और ए जो है इसमें आ जाएगा बेटा हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे बढ़िया है। फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा 122। आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा फंडामेंटल रीजन नहीं है फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन के कंपेयर में ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है, इस बात को कंपेयर कैसे करोगे? आपने पढ़ रखे अलग अलग क्राइटेरिया। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वो कंपैरेटिवली अनडिस्टर्ब है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इस जगह जा रहे हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वो बहुत समय से डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया जो है मिलियंस ऑफ ईयर से यही चल रहा है। यस बेटा, अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये तो जुड़ा हुआ है बेटा, तो इसको आंसर करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप एज ए ऑप्शन देख सकते हैं। टेम्परेट इन्वायरमेंट जो है वो कम सीजनल होता है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल होता है। बेटा ये बात गलत, ये बात भी सही है। टेम्परेट रीजन इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। टेम्परेट रीजन में लगातार ग्लेशिएशन हुआ था। ठीक बात है। एक बेटा बात तो ये भी सही है। अब एक बार सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, ट्रॉपिकल लेस सीजनल मोर कांस्टेंट। ये मोर कांस्टेंट वाली बात गलत है, आंसर सेकंड हो जाएगा। फोर्थ तो आप कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, इविल क्वाड्रेट किसे कहते हैं? हो एसी को कहते हैं, हो एसी। ये किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड है। फोर्थ। 124, इंडिया का कितना परसेंट जो है वो इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर है? और अल्टीमेटली अगर हम कहें कि ओवरऑल कितना पैसा अगर अवेलेबल है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ओनली परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड क्राइटेरिया शेयर ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड पैसिवली एजेंट। बेटा 2.4% एरिया है इंडिया के पास, और पॉपुलेशन में है 8.1%। क्वेश्चन 125, बेटा आपको इसमें के बारे में करेक्ट रिलेशन बताना है। तो इसमें करेक्ट रिलेशन जो चारों को पढ़ने के बाद जो लग रहा है, दैट इज सी। रिवेट पॉपट हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर मतलब बेटा ये कील है, पॉपिंग मतलब इसको खींच के बाहर निकालना। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में क्या सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। हाँ बच्चे, रिवेट पॉपट हाइपोथेसिस के बारे में आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? सही नहीं है अगर ये पूछा जाए, नॉट रिलेटेड। तो एयरप्लेन तो रिलेटेड है, रिवेट तो नाम ही है, पॉपिंग का मतलब नाम ही है। लिफ्ट सेफ्टी, फ्लाइट सेफ्टी जो है बेटा ये पर्टिकुलर जो है वो इसके अंदर सेफ नहीं है, क्योंकि कीस्टोन स्पीसीज खत्म हो गई है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, ये जो पर्टिकुलर फ्लाइट है जिसके अंदर कील नहीं है, उसकी कीलें पैसेंजर निकाल चुके हैं, वो फ्लाइट की सेफ्टी से अनसेफ हो गए। 170, इनमें से कौन सा ऐसा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्स सिटू कंजर्वेशन? नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, वाइल्ड बॉटनिकल गार्डन है, बायोस्फीयर रिजर्व है। आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। 3 माइल आइलैंड किस चीज के लिए फेमस है? बेटा 3 माइल आइलैंड जो है, ध्यान रखना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट के लिए फेमस है। 3 माइल आइलैंड यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन। 109,
ब्लेंड जो डेवलप किया गया उसमें था क्या बेटा? जो यहाँ के मतलब थे लोग, उन्होंने ये देखा कि प्लास्टिक बैग कम भले ही कितना यूज कर लो, लेकिन ये एक्यूमुलेट हो ही जाता है। तो इसको एक्यूमुलेट करके सही जगह दबाने का जो था, मतलब पूरा का पूरा, वो बिल्कुल सही है। वन 130 आपको बताना है, एक रिपोर्ट आती है बेटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके हिसाब से ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको वो एक्सहेल इनहेल करता है, वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बेटा लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। 131 यूट्रोफिकेशन क्या डिटेल में पढ़ रखा है बच्चा आपने? जो बच्चे भी आरएम का टेस्ट दे रहे हैं उन्होंने ये डिटेल में पढ़ रखा है। पर्टिकुलर डिक्रीज इन पीएच ऑफ लेक, डिक्रीज इन पीएच ऑफ लेक। 131 यूट्रोफिकेशन, एक हम ये भी बोल सकते हैं, चाहे मरकरी हो या फिर पोटेशियम हो या नाइट्रोजन हो, सब में सबको सॉइल में डालने से सॉइल का एनरिचमेंट बढ़ता है, सॉइल का जो पूरा पूरा एनरिचमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। डीडीटी की कंसंट्रेशन जो है वो 0.003 दी हुई है फाइटोप्लैंक्टन में। जू प्लैंक्टन में कितनी होगी? सबसे पहले तो बेटा ये बिलियन में दिया हुआ है, इसे मिलियन में लेके आएंगे। इसके अंदर आंसर हो जाएगा बेटा इन सबको देखते हुए 0.004। हाँ बेटा, नेक्स्ट आपको ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस दिखाई जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस में से आपको इसका सही सीक्वेंस बताना है कि कौन सा कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। 33 नंबर 133 नंबर क्वेश्चन बेटा, CO2 60% फॉर्म में होता है, सबसे ज्यादा, उससे कम मैथेन, उससे कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे कम नाइट्रस ऑक्साइड। यानी आंसर क्या हो गया बच्चा इसका? थर्ड, सॉरी, इसका आंसर हो गया बच्चे फोर्थ। फोर्थ पे टिक किया है। आपको बताना इनकरेक्ट मैच के बता रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 99% ये रिमूव कर देता है पार्टिकुलेट मैटर को। स्क्रबर ऑक्सीजन को रिमूव करने में काम आता है। कैटालाइटिक कन्वर्टर नॉन मेटेलिक नहीं, मेटेलिक, मेटेलिक कैटालाइटिक कन्वर्टर मेटेलिक कैटलिस्ट है, ठीक बात है। नेक्स्ट 188 188 135 135 आपको कहा गया है जब बीओटी बढ़ेगा तब क्या होगा? डिसॉल्व ऑक्सीजन में कमी आएगी और जो सीवेज से कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। आंसर आ गया 4। 135 के बाद बेटा 136 डार्विंग फिटनेस किससे शो होती है बेटा? हाई आर वैल्यू से। आर क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है बच्चा। तो जितनी ज्यादा आर वैल्यू होगी मतलब उसका रिप्रोडक्शन वैल्यू उतनी ज्यादा। आंसर बी। के वैल्यू का मतलब स्पीसीज की ऑफस्प्रिंग, संतानें नंबर में कम है लेकिन उनकी उनकी जो पर्टिकुलर ओजता है, जो उनकी वायबिलिटी पावर है वो बहुत ज्यादा है। 137 आपको बताना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और एक्सपोनेंशियल में से सबसे ज्यादा वैलिड कौन सा है? बात क्लियर है मैडम? रियलिस्टिक तो ग्रोथ मॉडल ही है बेटा। अगर ग्रोथ मॉडल अगर राइट है तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। resources are finite and become limiting sooner later the later since limiting sooner or later। आंसर हो जाएगा बी। 138 when population density जब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगी
कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगा बेटा कोई भी पॉपुलेशन, सपोज ये पॉपुलेशन है, ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एसिम्प्टोटिक। 139, हाँ बच्चे, सबसे पहले लिविंग लिविंग in the ocean, lakes, ponds for water related problems। हाँ बेटा, तो अब अपना ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। फिर है स्टेनो अलाइन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में को टॉलरेट करता है, ठीक बात है। कोई भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है, क्वेश्चन नंबर 139 बेटा एक बार फिर से देखना, आपको ये स्टार्ट स्टेटमेंट बताने, इन सारे स्टेटमेंट में देखो बेटा सारे क्वेश्चन सही हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। सारे के सारे पॉइंट सही हैं, अब एक में दिक्कत किस में आ रही है वो ध्यान से सुनना। ये जो कंडीशन है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन को हम इससे मेजर करेंगे, 5 इनलैंड जो वाटर होगा वो प्रोड्यूस होगा, यानी इसमें कैटेगरी तो क्या हो गई बेटा अपनी, फिफ्थ ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। थर्ड 140, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा रिप्लाई क्या होगा बच्चे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा, अभी सॉल्व कर लेते हैं अपन। आपको के की वैल्यू दी गई है, बहुत ही सिंपल। करंट एन की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, डीएन अपॉन डी पूछा है बेटा। डीएन अपॉन डी का फॉर्मूला लिख लो, डीएन अपॉन डी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। आर की वैल्यू क्या है बच्चा, आर की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 0.01। एन की वैल्यू क्या दी गई है बच्चा, एन की वैल्यू आपको दी गई है बेटा 400। हमारे एन की वैल्यू क्या हो गई है बेटा 400, और उसके बाद आपसे कहा गया है 500 माइनस 400 अपॉन 500, ये कंडीशन है। चलो इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। देखो सबसे पहले क्या आ गया 0.01 इंटू 400 इंटू 1/5, राइट। अब 1/5 आया है तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा 0.8। 141 141। आपसे पूछा गया है ट्रॉफिक लेवल के बारे में इनकरेक्ट डिफाइन करना। इनकरेक्ट डिफाइन कैसे करोगे, कार्निवोर, सेकेंडरी या टर्सरी सही है, डिकम्पोजर, माइक्रोबियल, हेटेरोट्रॉफ सही है, हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर सही है, ओमनीवोर, मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम, बेटा ये सारे के सारे ओमनीवोर नहीं है। ओमनीवोर वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करे और कार्निवोर की तरह भी बिहेव करे, दीज ऑल आर हेटेरोट्रॉफ, ये ओमनीवोर नहीं हो सकते। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा अपना 4। ये पिरामिड आपको कैसा दिख रहा है, ये पिरामिड आपको स्पिंडल शेप का पिरामिड दिख रहा है, और ये है स्पिंडल, मैं लिख देती हूँ बेटा दिस इज स्पिंडल शेप पिरामिड। स्पिंडल शेप पिरामिड आपसे पूछा गया, स्पिंडल शेप पिरामिड किसका आ सकता है बेटा, देखो ये ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट बैठे हैं, और इंसेक्ट्स को खाने वाली स्पैरोज का नंबर बहुत ही कम आएगा, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हाँ बेटा 143। चलिए आपको बेटा अगर इसमें अगर सीक्वेंस बनानी है तो आप सीक्वेंस इस तरीके से बनाओ। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखो, कोई एक बच्चा टीचर के पास गया कि हम कैसे पढ़ाई करें, टीचर ने क्या बोला, पहले सुनो, फिर रट्टा मारो, समझो, मस्त मार्क्स स्कोर करो, ये बात बोली टीचर ने। पहले मतलब
फाइटोप्लैंक्टन, यानी दिस इज आवर फर्स्ट। उसके बाद एस, एस यानी सबमर्ज्ड, सेकेंड। देन फ्री फ्लोटिंग, तो ये सबमर्ज्ड में फ्री फ्लोटिंग को आपको हाईलाइट पे लेना है, थर्ड। देन रीड स्वार्म, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, मार्शी मिडो, और उसके बाद अगर दिया हुआ होता तो स्क्रब स्टेज, उसके बाद दिया हुआ होता तो फॉरेस्ट स्टेज, राइट। तो अब इसमें आप लगाओ डी, डी के बाद क्या आ जाएगा सी, सी के बाद ई, तो बेटा ये डी सी ई, ये सीक्वेंस अपना जा रहा है फर्स्ट नंबर। 144, एक फॉरेस्ट है जिसमें आग लग गई है, कुछ टाइम बाद वहां पे ग्रासेस, बड़े बड़े ट्रीज जो है वो दिखाई देते हैं। बेटा एक फॉरेस्ट जो कि पूरी तरीके से बर्न्ट हो गया था, उसमें अब डेवलपमेंट हुआ है, कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड, सेकेंडरी सक्सेशन। 145, बेटा आपको बताना है लेटस, नॉलिटिकस, लेंटाना, कैमारा, इनके बारे में कौन सी जो बात है वो एप्लीकेबल होती है। बेटा ये हमारे इंडिया के प्लांट नहीं है, ये वीड्स हैं और ये एलियन स्पीसीज है, और ये हमारे यहाँ एरिया में आ चुकी हैं, हमारी इंडिजिनस स्पीसीज को नुकसान पहुंचा रही हैं। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, दीज आर एलियन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 146, देखो बेटा ये आपको तीन, आपको पर्टिकुलर जो बार ग्राफ है, मतलब पाई चार्ट, सॉरी पाई ग्राफ, पाई जो चार्ट है वो आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले नंबर वन पे क्या आएगा, मोलस्कन्स। उसके बाद नंबर टू पे क्या आएगा बच्चा, देखो इसके लिए एक छोटी सी बात आप याद कर सकते हो, FB पर राम, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ए में क्या आएगा, एम्फीबियंस, और यहां आ जाएगा बेटा फंजाई, यहां आ जाएगा एंजियोस्पर्म। आंसर तो बहुत सिंपल है, दैट इज फर्स्ट। अगेन बेटा अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच सर्टेन एक्सटिंक्शन। अभी जो एक्सटेंशन हुआ है उसके बारे में देखो बेटा, डोडो मॉरिशस से हुआ था, सही है। क्वागा एक जिब्रा है, क्वागा जो अफ्रीका से हुआ था। थाइलेसिन बेटा एक भेड़िया है जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। स्टीलर सी काउ स्टैनफोर्ड से नहीं, रशिया से हुआ था। एक मैमल स्टीलर सी काउ रशिया से। क्वेश्चन नंबर 148, आपको ओजोन लेयर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या इफेक्ट है उसके बारे में बताना है, राइट। ओजोन लेयर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या इफेक्ट है उसके बारे में बताना है, आप इजीली बता सकते हो। ओजोन लेयर पे क्या इफेक्ट रहेगा बच्चे, सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये क्लोराइड, फ्री क्लोराइड रेडिकल को रिलीज करता है, और ये क्लोराइड रेडिकल क्या करते हैं, ओजोन गैस को तोड़ते हैं, O2 प्लस फ्री O में, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। 149, आपको कुछ पर्टिकुलर लॉस दिए गए हैं, उसके ईयर आपको सेलेक्ट करने हैं, बहुत सिंपल। अगर है एयर पॉल्यूशन तो 1981, वाटर पॉल्यूशन 1974, अरे इन्वायरमेंटल एक्ट 86, ये तो डायरेक्ट है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना क्या है, सत्य कथन, यानी कि हमें अबो में से करेक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। बैड ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, बात सही है। गुड ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में और यील्ड की तरह काम करती है, बात ये भी सही है। UVA स्किन कैंसर कॉज करता है, बेटा दिस इज UVB, दिस इज UVB, यानी इसमें दो ही स्टेटमेंट सही होंगे, थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं हो पा रहा है, यानी आप यहां पे कर देंगे आंसर फर्स्ट। ठीक बात है बच्चे, आंसर फर्स्ट। यहां पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है, इस बात पे आप ध्यान रखना। ये बेटा आज का अपना पेपर कंप्लीट हुआ है बॉटनी सॉल्यूशन का, देन फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट बॉटनी सॉल्यूशन के साथ में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।